हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूरज का सातवां घोड़ा की चरित्र सृष्टि। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में माणक, जमुना, तन्ना, लली, सत्ती, महेसर, रामधन और चमन ठाकुर अपनी छोटी छोटी हसरतों के साथ कहानी में उपस्थित होते हैं। उनकी चाहत और सपने भी बहुत मामूली हैं। एक तरह से देखें तो कोई भी पात्र नैतिक अनैतिक की श्रेणी में विभाजित नहीं है। स्याह सफ़ेद का बंटवारा साफ साफ नहीं है। प्रेमचंद की परवर्ती रचनाओं की भांति सूरज का सातवां घोड़ा में अच्छे व बुरे का मूल्यांकन संभव नहीं है। उनका तनाव ही इस रचना को मोलक बनाता है। मानक, जमुना, तन्ना, लली और सत्ती घीसू और माधव के अधक करीबी लगते हैं। सामाजिक मूल्यों के बरक्स हाथ आए अवसर को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर लेना ही इनकी सबसे बड़ी सार्थकता है। जैसे वह सामाजिक मूल्यों को बचाने का कोई उद्यम नहीं करते, वैसे ही सामाजिक रूढ़ियों से टकराने का कोई इरादा इनमें नहीं दिखता। प्रतिरोध का अभाव इन चरित्रों का स्वभाव बन जाता है। सत्ती का प्रतिरोध भी निहायत निजी, व्यक्तिक और गैर प्रभावी सिद्ध होता है। यदि त्यागपत्र के प्रमोद अपने पद से इस्तीफा देकर हरिद्वार का रुख करते हैं तो माणक सत्ती को भिखारियों के बीच देखकर गायब हो जाते हैं। स्वाभिमानिनी सत्ती एक श्रमशील और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में उपन्यास में ज़रूर मौजूद है, लेकिन शोषण और छल उसे भिक्षावृत्ति करने को विवश कर देते हैं। उपन्यास में ना तो कोई विराट संघर्ष है और ना कोई विराट स्वप्न। फिर भी छोटी छोटी स्थितियाँ मनुष्य की शक्ति को सोख लेती हैं। प्रेमचंद के मामूली चरित्र बड़ी सत्ताओं से टकराकर संघर्ष और शहादत का सुख पा सकते हैं, लेकिन भारती के चरित्र आम घटनाओं के बीच ही पिसकर रह जाते हैं। उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती। व्यक्तित्व का विगलन आज़ादी के बाद भारतीय मध्य वर्ग की सबसे बड़ी वेदना बन जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा विगलित और खंडित व्यक्तियों की मार्मिक एवं करुणा कथा है। जमुना का चारित्रिक गठन एक भावुक लड़की के रूप में आरंभ होता है, परंतु धीरे धीरे यह व्यवहारिक बनती है और आर्थिक जागरूकता की ओर आगे बढ़ती है। तन्ना के प्रति अपनी तमाम आसक्तियों के बावजूद उसका वर्तमान जीवन आर्थिक समृद्धि और रामधन के साथ उसका सहचर्य उसे एक प्रौढ़ मान सकता है कि स्त्री सिद्ध करते हैं। बदलती परिस्थितियों के साथ वह खुद को बदलती जाती है और सुरक्षित रहती है। मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए यह एक स्ट्रेटेजी है जिंदा रहने, सुखी रहने के लिए। जमुना इसी रणनीति से काम करती है। भावना और व्यावहारिकता का द्वंद्व उसमें समानांतर रूप से चलता है। इसे केवल अवसरवाद कहकर नहीं टाला जा सकता। जैसा कि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, जमुना अवसरवादी और समझौता पसंद स्त्री है। उसके सामने ना तो जीवन का कोई आदर्श है और ना उसकी अपनी कोई इच्छा। वह प्रत्येक परिस्थिति में समझौते ही नहीं करती,
वरन वह उसका उपयोग करती है। जमुना का समस्त जीवन वासना से ओतप्रोत और अर्थ प्रधान है। दरअसल इसमें जमुना का दोष ना होकर उस समाज व्यवस्था की गहरी भूमिका है जो पितृ सत्तात्मक है, जहाँ पुरुष पूरे परिवार के फैसले लेता है और बच्चे तथा स्त्रियाँ उसका उपनिवेश बनकर रह जाती हैं। तन्ना और जमुना के प्रेम की व्यवहारिक परिणति न होने में इसी सत्तात्मक समाज व्यवस्था की जकड़बंदी देखी जा सकती है। जमुना इसी परिस्थितियों में खुद को बनाती, बिगाड़ती, अपने अस्तित्व की रक्षा करती चलती है। वह कोई नायिका नहीं है जिसने आदर्श मार्ग पर चलने का व्रत लिया हो। वह एक आम स्त्री है, अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक करते हुए, अपनी राह बनाते हुए। जमुना और अली की तुलना करते हुए एक बार फिर गिरिजा कुमार माथुर लिखते हैं, लली भी जमुना का प्रतिरूप नहीं तो उसी वर्ग की है। उसमें भी संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, केवल परिस्थितियों से भाग जाने की क्षमता है। अंतर केवल इतना है कि जमुना परिस्थितियों को ओढ़ लेती है, लली परिस्थितियों से भागती है और उन्हें भुला देने को कोशिश करती है। लली के जीवन प्रसंग से ही एक सूत्र वाक्य माणिक को मिला था, जिसे उन्होंने एक फोटो के कैप्शन के रूप में सुरक्षित कर लिया था। भावुक लली की जिंदगी में ऐसा निष्कर्ष निकालना मर्दवादी दृष्टिकोण ही उभारता है। माणिक मुल्ला उन प्रसंग को ज़्यादा दिलचस्पी से बयां करते हैं जो रोमांटिक है। स्त्री की संघर्षशीलता और समग्र स्थिति के चरण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। माणिक एक कविता के हवाले से लली को लालसा भरी निगाहें, उनींदे आंसुओं से आच्छादित जैसे पानी की बौछार में धुंधली दिखने वाली नीली झील की संज्ञा दी है। इसमें उसकी पसंद भी छिपी है। लली के व्यक्तित्व को उन्होंने कविता की तरह गाढ़ा है। लली से संवाद करते हुए वह खुद भी कवि हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी लली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना। माणिक पवित्रता, सूक्ष्मता, दृढ़ता आदि की अपेक्षा तो लली से करता है, लेकिन उनमें यह गुण मौजूद नहीं है। माणिक एक मौकापरस्त व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जमुना और लली जो उनके प्रति आकर्षित है, उससे माणिक को कोई क्षति नहीं पहुंचती। सती के साथ उनके संबंध की असल परीक्षा होती है, जिसमें वह खरे नहीं उतरते। सती स्वाभिमानी है और जमुना तथा लली की तरह स्वप्नजीवी ना होकर दुनिया की यथार्थ समझ रखती है। चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल दोनों की नीयत की बेहतर रिडाग वह करती है। इसी के चलते काले बेट का चाकू भी वह अपने पास रखती है। उसके बारे में कहा गया है, वह कुछ ऐसी भावना जागती है जो ऐसी ही कोई संगिनी जाग सकती है, जो स्वाधीन हो, साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी गुड़िया की तरह बेजान और खोखली ना हो, जो सृजन और श्रम में, सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित दे देती हो। ऐसा लगता है कि माणिक पूरी कथा में सती एक संभावनाशील स्त्री के रूप में उपस्थित होती है। उसमें समाज के शोषण से लड़ने की क्षमता मौजूद है, लेकिन अधिक समय तक उसकी यह ताकत टिक नहीं पाती। सती माणिक के पाव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूटकर आई हूँ, अब डूब मरूंगी पर वहाँ नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो, मैं काम करूंगी, मजदूरी करूंगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूँ। माणिक का यह हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता को ठीक है, पर यह झलक माणिक यहाँ पालते। माणिक का चारित्रिक गठन
उनकी भीरुता, भावुकता, जोखिम न उठाने की फतरत, सामाजिक रूढ़ियों का स्वीकार और निजी संबंधों के प्रति गैर ईमानदारी इस प्रसंग से उद्घाटित हो जाते हैं। माणिक पहली बार वास्तविक समस्याओं से रूबरू होते हैं और निर्णय के इस क्षण में वह पूरी तरह विफल हो जाते हैं। यमुना और लली ने अपने संबंधों के चलके माणिक के लिए कोई समस्या पैदा नहीं की, इसलिए वह संबंध निभाते रहे। लेकिन जब सत्ती अपने ठोस व वास्तविक समस्या के साथ उपस्थित होती है तो माणिक हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें शीशे के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली संगनी भी नहीं चाहिए और सत्ती की तरह स्वाधीन और साहसी भी नहीं। माणिक का यह व्यक्तित्व की केंद्रिता विशेषता है। वह एक ठेठ मध्य वर्गीय व्यक्ति है जो अपनी कमियों को ढूंढने के लिए अपने सिद्धांत गढ़ लेता है और जब कुछ और संभव नहीं होता तो एक कलात्मक विकल्प विकसित करता है, कथाकार हो जाता है और अपनी विफलताओं को उसमें घुला देता है। देवेंद्र इस पर कहते हैं कि मुझे जो बात परेशान करती रही वह माणिक की पूर्व निश्चित त्रासदी है। क्या स्वप्नों की निष्फलता और जीवन की निरर्थकता से कोई निजात मुमकिन नहीं? क्या ऐसी अंतहीन अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुका है कि उस पर रोशनियों का कोई शहर नहीं? आत्महत्या, आत्मसमर्पण, विद्रोह, पलायन मनुष्य क्या करे? इस उपन्यास में तथाकथित निष्कर्षों से ज़्यादा मूल्यगत दुविधा है और वही इसकी शक्ति है। आज़ादी के बाद सामाजिक मध्य वर्ग जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, जिन चिंताओं, दुविधाओं, सरोकारों ने उसे घेरा हुआ था, उसे सूरज का 7वां घोड़ा में देखा जा सकता है। उस पर घेरे को तोड़ने का उपक्रम उसमें मौजूद नहीं है। अनेक आलोचक विद्वानों ने जमुना, लली और सत्ती के बच्चों को सूरज के 7वें घोड़े से जोड़कर यह प्रतिपादित किया है कि वर्तमान भले ही ठीक ना हो, भविष्य में बेहतरी की संभावना अवश्य ही की जा सकती है। भले ही सूरज के 6 घोड़े भिन्न भिन्न हो गए हों, भले जमुना, लली, सत्ती, तन्ना, माणिक का जीवन अपूर्ण अधूरा रह गया हो, परंतु इनके बच्चों से सूरज के 7वें घोड़े से अभी भी अपेक्षा की जा सकती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये वह बच्चे हैं जिन्हें अवैध माना जा सकता है। वे किस प्रकार भविष्य को संवारेंगे, यह एक जटिल प्रश्न है। क्या देश और समाज की विरासत भी अवैध हाथों में पहुंच चुकी है? आज़ादी के आंदोलन का स्वप्न और संघर्ष एक बार फिर छिलावा सिद्ध हुए हैं। सूरज का 7वां घोड़ा इसी आत्मद्वंद को मामूली घटनाओं के मध्य से व्यक्त करता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना उपन्यास सूरज का 7वां घोड़े की चारित्र सृष्टि के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।